नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर एसएससी की, तो आप एकदम सही स्थान पर हैं। आज की क्लास में हम लोग जीके के टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ यार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सभी लोग देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। नंबर 1 अपने नगर नियोजन के लिए, नंबर 2 मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, नंबर 3 अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, नंबर 4 अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है। अब 10 सेकेंड दूंगा आपको हर क्वेश्चन के लिए। तो चलिए कोशिश करिए इस सवाल को हल करने की। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम आप हुआ। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सभी लोगों को पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक शहरी या नगरीय जीवन वाली सभ्यता थी, ठीक। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके दो प्रमुख स्थल थे। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती थी और अपने उद्योगों के लिए भी यह मशहूर थी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एडिशनल डिटेल्स देना चाहूँगा। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं या कहा भी जाता है इसे। इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में एक स्थान है हड़प्पा, वहाँ से प्राप्त हुई, जिसका उत्खनन किन्होंने किया था, राय बहादुर साहनी ने किया था 1921 में। ओके, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका आंसर देने की कोशिश करें सभी लोग। 10 सेकेंड है आप लोगों के पास। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। मतलब ये जो कोट दीजी एक सभ्यता स्थल है हड़प्पा का, ये जो है ये किस सभ्यता के नज़दीक पर स्थित, उस समय की जो सभ्यता थी वहाँ के जो स्थल थे उसमें किसके नज़दीक स्थित था। हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो के, लोथल के या फिर कालीबंगा के। चलिए 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, कोशिश करिए इसका आंसर देने के लिए। चलिए आपका टाइम हुआ। आप देखिए हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो कोट दीजी है ये भी किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। अब आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो है जिसका उत्खनन किन्होंने किया था, राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसका उत्खनन किया था। और ये किसके किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित है आपका सिंधु नदी के किनारे, ठीक। तो ये जो आपका कोट दीजी है ये भी किसके समीप हो जाएगा, मोहनजोदड़ो के समीप। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सीधे आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं। मतलब जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो जो मापने में प्रयुक्त करते थे मापक यंत्र, वो किसके गुणज के रूप में प्रयुक्त करते थे, 10 के भार के, 14 के गुणज के भार के, या फिर 16 के गुणज के भार के, या फिर 8 के गुणज के भार के। तो चलिए कोशिश करिए, 10 सेकेंड है आप लोगों के पास आंसर करने की। चलिए आपका टाइम अप हुआ। देखिए जो सिंधु सभ्यता के मापक होते थे वो आपको 16 के गुणज में मिलते थे। मतलब यहाँ के जो लोग, आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जो सिंधु सभ्यता थी इसका जो आर्थिक जो विकसित होने की, मतलब आर्थिक इसका जो उन्नति था वो व्यापार की वजह से होता था। तो व्यापार बिना मापक के, माप तोल के तो किया नहीं जा सकता। तो क्या किया जाता था, यहाँ पर 16 के गुणज के भार यहाँ पर लिए जाते थे, ठीक। और जो एक तराजू प्राप्त हुआ था वो शुल्क
कोटदा से एक हमें तराजू के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो इस जो एडिशनल डिटेल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको ज़रूर लिख लिए। सुरकोटदा से हमें एक क्या प्राप्त हुआ था, तराजू प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये काफ़ी सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें, 10 सेकंड है आप लोगों के पास। चलिए आपका टाइम अप हुआ। देखिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सभी को आंसर मिल गया होगा, आशा करता हूँ कि। देखिए हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है, या फिर सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, या फिर हड़प्पा सिंधु सभ्यता की मूल स्थली है, या फिर हड़प्पा सभ्यता से सैन्यकालीन विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। क्या हो जाएगा, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए इस पूरे सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? IAS प्री फर्स्ट पेपर GS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आंसर करने की कोशिश करिए। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, या मार्टिन व्हीलर, या फिर जेम्स प्रिंसेप को? 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, आंसर करिए इसका। देखिए जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्हें ही क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जेम्स प्रिंसेप के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये भी। तो देखिए जो जेम्स प्रिंसेप थे, ये 1837 में ब्रह्मी लिपि यानी अशोक के जो शिलालेख थे उनको पढ़ने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, जेम्स प्रिंसेप। तो इनका नाम भी याद रख लेना, जो एडिशनल डिटेल्स दी है उसको भी लिख लेना। जेम्स प्रिंसेप 1837 में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर ए है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। नंबर बी है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नंबर सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। नंबर डी है लोग लोहे से परिचित थे। अगर आपने मेरी पुरानी क्लासें देख रखी हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, कोशिश करिए आंसर करने की। देखिए जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ पर क्या था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये बात एकदम सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है। मातृ देवी की पूजा एवं उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन लोग लोहे से परिचित थे, ये बात बिल्कुल ही गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई? इसका आंसर करने की कोशिश करिए। अगर आपने पुरानी क्लासें देख रखी हैं तो आप इसका आंसर ज़रूर से कर देंगे। 10 सेकेंड है आप लोगों के पास। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। आंसर करने की कोशिश करें, 10 सेकेंड है आप लोगों के पास। चलिए आपका टाइम ऑफ हुआ। देखिए सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई? तो देखिए 2 मंजिला भवन, ए नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति, ये बात एकदम गलत है। उसके बाद नंबर बी की बात कर लेते हैं, अन्नागार। उसके बाद 2 मंजिला भवन, स्नानागार। तो ये सभी लोगों को पता होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी। और सभी देख लीजिए, स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति भी नहीं मिली थी, तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। 1 मंजिला भवन, अन्नागार, जलाशय, यहाँ पर 1 मंजिला भवन, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 2 मंजिला भवन, भगवान, ये भी गलत हो जाएगा। भगवान विष्णु की मूर्ति भी नहीं प्राप्त हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, कारण बताना है आपका कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता से कैसे भिन्न थी। नंबर ए, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। नंबर बी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। नंबर सी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर करने की कोशिश करें, 10 सेकंड है आप लोगों के पास। चलिए आपका टाइम अप हुआ। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि देखिए इनके पास चित्रलेखी लिपि थी जो आज तक अज्ञात है, मतलब पढ़ी नहीं जा सकी है। ये बात भी एकदम सही है। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ये बात भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का के ज्ञान का अभाव था, ये भी एकदम सही बात है क्योंकि ये इन लोगों को मतलब ये ताम्र जानते थे लेकिन लोहे से इनका कोई परिचय नहीं था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित थी। देखिए MPPSC प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसका आंसर करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहरें थी वो किस पदार्थ से निर्मित की गई थी। अकीक से, सेल खड़ी से, या फिर पक्की मिट्टी से, या फिर तांबे से। 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, आंसर करिए इसका। चलिए आपका टाइम अप हुआ। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें थी वो आपको सेल खड़ी एक पदार्थ होता था जिससे ये बनी होती थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। मोहनजोदड़ो में बृहत्तर स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी, उत्तरी पार्श्व में, या फिर दक्षिणी पार्श्व में, या फिर पूर्वी पार्श्व में, या फिर नंबर चौथा है पश्चिमी पार्श्व में। आपको ये बताना है कि जो मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुए थे बड़े बड़े, उनमें जो सीढ़ियाँ थी उतर कर के नीचे जा कर के स्नान करने वाली, वो किस तरफ से थी, उत्तरी पार्श्व से थी, या फिर दक्षिणी पार्श्व में थी, या फिर पूर्वी पार्श्व में थी, या फिर पश्चिमी पार्श्व में। तो देखिए आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो आंसर करने की कोशिश करें। 10 सेकंड है आप लोगों के पास। देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मोहनजोदड़ो में जो बृहत्तर स्नानागार से परिसर से सीढ़ियाँ प्राप्त हुई वो हमें उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में प्राप्त हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। क्या आंसर हो जाएगा, उत्तरी पार्श्व में एवं दक्षिणी पार्श्व में, दोनों तरफ से क्या थी, सीढ़ियाँ थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, अंतिम क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को यार सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आगे आने वाली क्लास ज़रूर देखें, इसके बाद नया चैप्टर चालू होगा। तो चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।